इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4 के जनरल स्टडी क्वेश्चन या आप 6 से 8 टू एग्ज़ाम देंगे या 9 टू 10 का एग्ज़ाम देंगे या तो 1 टू 5 का एग्ज़ाम देंगे। अगर जो आप जनरल स्टडी का क्वेश्चन आंसर एवं डिस्कशन चाहते हैं तो हम इस वीडियो में आप पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी लाभ होगा। एक बार आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विरामा अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बंट जाता है। फटने से बने टुकड़े के संवेग का योगफल क्या होगा? ऑप्शन 1 है ऋणात्मक होगा, ऑप्शन बी है 0 से अधिक होगा, ऑप्शन सी है 0 से कम होगा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से 1 से अधिक होगा और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर जो आपके पास क्वेश्चन का आंसर है तो जवाब दें। इसका सही आंसर ऑप्शन ई होगा। अब हम इसका डिस्कशन की बात करते हैं। विरामावस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़े में बंट जाता है। फटने से बने टुकड़े के संवेग का योगफल 0 होगा। चूंकि 0 इस ऑप्शन में कोई नहीं है तो इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, मतलब ई ऑप्शन होगा। बम का फटना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आप अगर जो किताब को कॉपी लेकर बैठते हैं तो इसको नोट करें कि बम का फटना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर तैरना, बंदूक से गोली का चलाना, रॉकेट का प्रणोदय एवं बम का विस्फोट, ये सब किससे है? संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा गैस है जो CaO कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है लेकिन NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया नहीं करता है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी है Cl2, ऑप्शन सी है O2, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से 1 से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपके पास जवाब है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा। हम जानते हैं कि गैस CO2 जो कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करती है वह NaHCO3 से अभिक्रिया नहीं करती है। अब हम आप बताते हैं कि NaHCO3 एक को बेकिंग सोडा कहा जाता है, NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहा जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब अम्ल से होता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा इसको आंसर दीजिए। जैसे ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी है हाइपोफाइसिस, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से 1 से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर जो आपके पास आंसर है तो इसको कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त में से 1 से अधिक। चूंकि पिट्यूटरी और हाइपोफाइसिस दोनों को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम इसका डिस्कशन करते हैं। पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में स्थित होती है। नोट कीजिएगा, पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में स्थित होती है। स्फेनॉइड हड्डी को सीला टर्सिका कहते हैं। स्फेनॉइड हड्डी को सीला टर्सिका कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। नोट करना है, पीयूष ग्रंथि का भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। पिट्यूटर यानी कि मास्टर ग्रंथि यानी पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? फिर से पुनः, इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? ऑप्शन ए है परागकोश, ऑप्शन बी है वर्तिका, ऑप्शन सी है तंतु, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से 1 से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपके पास आंसर है तो कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही आंसर होगा वर्तिका। चूंकि वर्तिका पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं होता है। अब हम डिस्कशन करते हैं। पुष्प एक डंठल द्वारा तने से संबद्ध होता है। इस डंठल को वृंत या पेडिसोल कहते हैं। याद रखना है कि इस डंठल को वृंत या पेडिसोल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि पुष्प के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। पहला जो होता है बाह्य दंतपुंज जिसे काइलेक्स कहते हैं। दूसरा जो होता है दलपुंज जिसे कैलोरोला कहा जाता है। तीसरा जो होता है पुमंग जिसे एंड्रोसियम कहा जाता है।
चौथा जो होता है जायांग, जिसे गायनोसियम कहा जाता है। अब हम बात करें कि अंडक के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। याद रखना है कि अंडक के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। पहला अंडाशय, दूसरा वर्तिका और तीसरा वर्तिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वन्य जीव के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उसकी अबाध पहुंच होती है, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है जैव मंडल रिजर्व जिसे बायोस्फीयर कहा जाता है, और ऑप्शन सी है वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपके पास आंसर है तो इसका आप जवाब दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि नेशनल पार्क। सबसे पहले हमको ये समझना आवश्यक है कि नेशनल पार्क, बायोस्फीयर और वन्य जीव अभयारण्य में क्या होता है, इसमें क्या अंतर है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वन्य जीव के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधन तक उसकी अबाध पहुंच होती है, यानी कि यहाँ पे मानव का कोई गतिविधि नहीं होता, यानी कि मानव का वहाँ जाना वर्जित होता है, तो इसे हम राष्ट्रीय उद्यान में समझते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान को घोषित करता है। फिर से सुनना है कि वन संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान को घोषित करता है। जैसे हम एग्जाम्पल में ले कि जिम कॉर्बेट एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? जिम कॉर्बेट एक राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका स्थापना 1936 में हुई है। हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थित हुई थी। वर्ष 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। अगर हम वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं तो वन्य जीव अभयारण्य में वैसे क्षेत्र को रखा जाता है जहाँ पे जीव जंतु तो होते हैं, उसके साथ साथ इनके कुछ भागों में मानव का ही गतिविधि देखा जाता है, यानी कि इसके कुछ भाग में मानव की गतिविधि जैसे पर्यटक हो गया को देखा जाता है, तो इसे जैव वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत लाया जाता है। इसे हम राज्य सरकार द्वारा वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे राज्य सरकार द्वारा जीव अभयारण्य घोषित करता है। अगर जो हम बात करते हैं, अब हम जैव मंडल रिजर्व की बात करते हैं, तो जैव मंडल के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य दोनों को लाया जाता है, यानी कि जैव मंडल रिजर्व के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य दोनों को लाया जाता है। यानी कि जैव मंडल सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसका 3 मुख्य जोन होते हैं। पहला भाग होता है इनर जोन। इनर जोन के अंतर्गत मानव को प्रतिबंध किया गया, यानी कि मानव वहां पे नहीं जा सकता है। दूसरा होता है बफर जोन। बफर जोन के अंतर्गत मानव गतिविधि थोड़ा थोड़ा होता है और इसमें ज़्यादातर वन्य जीव को संरक्षित किया जाता है। और तीसरा जो होता है टर्शियरी जोन। टर्शरी जोन के अंतर्गत आदमी खेती भी कर सकता है, खाद्यान्न के उत्पादन भी कर सकता है, उद्योग धंधा भी कर सकता है। तो यह 3 प्रमुख जोन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धमनियों की विशेषताओं का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए है मोटी भित्तियां होती है, रक्त का प्रवाह निम्न दाब के तहत होता है, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित करती है। ऑप्शन बी है वाल्व युक्त पतली भित्तियां, रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है रक्त। ऑप्शन सी है मोटी भित्तियां, कोई भी वाल्व नहीं होता है, रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर जो आपके पास आंसर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बतावें। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, मोटी भित्तियां है, कोई भी वाल्व नहीं होता है, रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है और शरीर के यह विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती है, यानी कि हृदय से शरीर की ओर ले जाती है। तो इसका सी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। अब हम इसका डिस्कशन करते हैं। वह वाहिनियां जो हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों पर विपरीत करती है उसे धमनियां कहते हैं। धमनियां में सामान्यतः शुद्ध रुधिर बहता है। धमनियों में सामान्यतः शुद्ध रुधिर बहता है। पल्मोनरी धमनी में
हृदय से फेफड़े को अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? तो पल्मोनोधमनियों में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। जो वाहिनियां शरीर से विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्रित कर हृदय में पहुंचाती है उन्हें शिराएं कहते हैं। पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रुधिर फेफड़े से हृदय की ओर बहता है। तो याद इम्पोर्टेंट है कि पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रुधिर फेफड़े से हृदय की ओर बहता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको आप जरूर देखिए। और आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी इम्पोर्टेंट था। किस वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र C से परे स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है? प्रतिबिंब कहाँ स्थित या किसी बिंदु पर बनेगा और कैसा होगा? ऑप्शन ए है F और C के बीच एवं छोटा होगा। ऑप्शन बी है C से परे एवं बड़ा होगा। ऑप्शन सी है C से परे एवं छोटा होगा। और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, ई क्वेश्चन का जो डिस्कशन है मैं इसको अलग से एक टॉपिक के रूप में लाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्कशन हम अलग वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा के उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है? ऑप्शन ए है केवल एमिनो अम्ल। ऑप्शन बी है जल, खनिज एवं भोजन। ऑप्शन सी है भोजन, एमिनो अम्ल और हार्मोन्स। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर जो आपके पास जवाब है तो पॉज करके आंसर दीजिए। इसका सही है आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी भोजन, एमिनो अम्ल और हार्मोन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम इसका डिस्कशन करते हैं। भोजन, एमिनो अम्ल, हार्मोन्स एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन के किए गए पदार्थों को दर्शाता है। जैसे गैसों और द्रवों और विलयों आदि पदार्थों के स्वतंत्र अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्रों की ओर गति करके जो किन्हीं आंतरिक अथवा बाह्य बलों के कारण विसरण होता है उसे हम विसरण कहते हैं। पौधों में विसरण का महत्व इस प्रकार है। पहला, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण विसरण द्वारा होता है। दूसरा, खनिज लवणों के आयनों का निष्क्रिय अवशोषण विसरण द्वारा होता है। पत्तियों के रक्त द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन और CO2 गैसों का विनिमय विसरण की क्रिया के माध्यम से होता है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट है, जो रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प अंतरकोशीय रंध्रों के वातावरण का माध्यम भी विसरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल कौन थे? ऑप्शन ए है महावीर सिंह। ऑप्शन बी है तात्या टोपे। ऑप्शन सी है गंगाधर नेहरू। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगाधर नेहरू। गंगाधर नेहरू इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम इसका डिस्कशन करते हैं। दिल्ली के मुख्य प्रशासक को कोतवाल कहा जाता है, यानी कि नगर प्रशासक। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो इलाहाबाद के प्रसिद्ध अधिवक्ता यानी एडवोकेट थे एवं ब्रिटिश कालीन राजनेता थे। वे पहली बार जलियांवाला हत्याकांड के बाद 1919 में अमृतसर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अब हम बात करते हैं कि विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं अध्यक्ष के रूप में पद पर निर्वाचित होने वाले विश्व की पहली महिला थी। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की माता का नाम स्वरूप रानी थी। एक बार फिर सोचना है कि जवाहरलाल नेहरू की माता का नाम स्वरूप रानी थी। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चूँकि हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। अब हम आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के
कितने अधिवेशन में भाग लिए थे। और एक और क्वेश्चन बनता है कि जवाहरलाल नेहरू गांव के किस अधिवेशन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप के विभिन्न देशों की कंपनियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी शामिल नहीं थी। ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी है हॉलैंड, ऑप्शन सी है पुर्तगाल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, यानी ऑप्शन ए स्पेन। स्पेन जो है कोई कंपनी शामिल नहीं थी। अब हम इसका डिस्कशन की बात करते हैं। भारत में जिन यूरोपीय देशों की कंपनियों ने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे उसमें शामिल था पुर्तगाल, हॉलैंड बोले तो नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस तथा डेनमार्क शामिल था। इन कंपनियों के व्यापारिक केंद्र मुख्य रूप से समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रदान करते समय ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। इसके फलस्वरूप कंपनी को पूर्व में व्यापार करने को प्रारंभ में 15 वर्षों का अधिकार प्राप्त हुआ। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली था। भारत में सबसे अंत में जाने वाला यूरोपीय कंपनी भी पुर्तगाली था। पुर्तगाली ने भारत में प्रथम कारखाना कोचीन में 1503 ईस्वी में स्थापित किया था। डच भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनी थी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम कारखाना सूरत में स्थापित की थी। भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी द्वारा स्थापित कारखाना भी कहाँ था? सूरत में। एक बात याद रखना कि पुर्तगाली भारत में प्रथम कारखाना स्थापित किया था 1503 ईस्वी में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किस क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, ऑप्शन बी है वीर सावरकर और वासुदेव चापरक, ऑप्शन सी है प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम इसका डिस्कशन करते हैं। क्रांतिकारियों द्वारा धन एकत्रित करने के उद्देश्य से लखनऊ के सहारनपुर संभाग के काकोरी स्थान पर 9 अगस्त 1925 को डकैती डालकर सरकार के खजाने को लूट लिया गया था। इसके पश्चात 29 लोगों पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी, जिसमें से शामिल था राम प्रसाद बिस्मिल जो गोरखपुर के थे, अशफाक उल्ला खान फैजाबाद के थे, रोशन लाल जो नैनी इलाहाबाद के थे, तथा राजेंद्र लाहौरी जो गोंडा में शामिल थे। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन जिसे हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं, जिसे वर्तमान समय में बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बन सकता है कि काकोरी कांड था उसको वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लंदन में प्रशिक्षित गुजराती कुल के वकील यानी कि लॉयर थे? ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली जिन्ना, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। लंदन में प्रशिक्षित एक गुजराती मूल के वकील थी। अगर जो इसका हम डिस्कशन की बात करें तो पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है, जो मुस्लिम लीग के नेता थे। आगे चलकर पाकिस्तान के पहला गवर्नर जनरल बना। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 को कराची में हुआ था। अब हम बात करते हैं कि दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता में बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच आयोजित किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे होने के कारण कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना के 14 सूत्री मांगे पेश किया गया था। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार के प्रवर्तक के रूप में भी मोहम्मद इकबाल को जाना जाता है।
इन्होंने 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 1933 से 35 के बीच कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामक मुस्लिम छात्र के द्वारा पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान को मिलकर पाकिस्तान शब्द दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जवाहरलाल नेहरू ने अपने किस कांग्रेस सम्मेलन में कहा था कि भारत और विश्व की समस्याओं का एकमात्र संसाधन समाजवाद है? ऑप्शन ए है वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी है वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन, ऑप्शन सी है वर्ष 1936 के लखनऊ अधिवेशन और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर जो आपके पास आंसर है तो इसको जरूर दे कमेंट बॉक्स में, अन्यथा हम इसका डिस्कशन करते हैं। इसका ऑप्शन सी 1936 लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने यह बात बोले थे। पंडित नेहरू का यह विश्वास था कि मुस्लिम जनता को प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिक नेताओं से दूर हटाने का यह सबसे बेहतर उपाय है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि विश्व और भारत की समस्याओं का एकमात्र संसाधन समाजवाद है। इस शब्द का प्रयोग अस्पष्ट मानवतावादी नहीं बल्कि वैज्ञानिक आर्थिक अर्थ में करता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि मैं एक समाजवादी हूँ। क्या कथन था? मैं एक समाजवादी हूँ। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। यह नोट करना है कि समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। यह यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? ऑप्शन ए है जॉर्ज मूलर को, ऑप्शन बी है चार्ल्स वुड को, ऑप्शन सी है जेम्स रेनेल को और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नक्शा बनाने की जिम्मेदारी किसको दिया था? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि जेम्स रेनेल इसका सही आंसर होगा। जेम्स रेनेल भार पर अंग्रेजों के विजय के समर्थक थे और उन्हें इस वर्चस्व की प्रक्रिया के दौरान भारतीय नक्शे को तैयार करने में दिलचस्प लगा था। जेम्स रेनेल एक भूगोलविद, इतिहासकार और समुद्र शास्त्री थे। भारत के सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1767 में किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1767 में किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासक का संस्थापक माना जाता है। ये भी पॉइंट को नोट करना है। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध फलासी की लड़ाई में अंग्रेजी कंपनी की ओर से सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था, करो या मरो। 8 अगस्त 1942 की रात को कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस ने कांग्रेस भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। इसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आजाद ने किए थे। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था। अब हम बात करते हैं कि 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो हावर के तहत गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी का पूना में आगा खान महल में, जवाहरलाल नेहरू को अल्मेडा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बंकीपुर जेल में रखा गया था। 1942
में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर मैदान से अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस में झंडा फहराया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए है सर जेम्स डेविड शिफ्टन, ऑप्शन बी है सर ह्यूग डी, ऑप्शन सी है सर मॉरिस गवर्नियर हाइलेट और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सर जेम्स डेविड शिफ्टन। आज़ादी से पहले 1936 से 1937 तक बिहार के राज्यपाल रहा था कौन? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। इसका कार्यकाल था 1936 से 1937 तक। अगर जो हम बात करें, राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के प्रमुख अपने पद पर गोपनीय की शपथ ग्रहण करता है। ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए 7 देशों के साथ, ऑप्शन बी 12 देशों के साथ, ऑप्शन सी 8 देशों के साथ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके पास आंसर है तो इसका जवाब जरूर दें। ऑप्शन ए यानी 7 देशों के साथ भारत की भू सीमाएं जुड़ी हुई है। अगर जो हम बात करें कि वह कौन कौन सा देश है, तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, चीन है, म्यांमार है और बांग्लादेश को हम शामिल करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीप सहित देश की कुल तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के पूर्व में इंडो चीन पारदीपीय व पश्चिम में अरब पारदीपीय स्थित है। गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है क्योंकि इसे सर्वाधिक क्रिक है। भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में विमानन उद्योग का आरंभ में टाटा एलायंस के शुरुआत किसके शुरुआत के साथ हुई थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी है 1936, ऑप्शन सी है 1932, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर जो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 1932 में। 29 जुलाई 1946 को यह एयर इंडिया के नाम से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी और 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अगर जो बात करें, भारत में वायु परिवहन का आरंभ 1911 ईस्वी में हुआ था, यानी वायु परिवहन का आरंभ 1911 ईस्वी में हुआ था, जो इलाहाबाद से नैनी के मध्य 10 किलोमीटर की दूरी हेतु वायु डाक प्रचलन को संपन्न किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए घाट प्रवाह इसकी कई सहायक नदियों में से एक है, ऑप्शन बी यह पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है, ऑप्शन सी इसका जल निकासी बेसिन आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों को कवर करता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर जो इसका हम बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, यानी कि घाट प्रवाह इसकी कई सहायक नदियों में से एक है। गोदावरी की अगर जो सहायक नदियों की बात करें तो है पूर्णा है, वर्धा है, मंजरा नदी है, पेनगंगा है, बेनगंगा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है, सबरी आदि इनकी सहायक नदियों में शामिल है। गोदावरी जो 1465 किलोमीटर लंबी है नदी पारदीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसका अपवाह तंत्र बड़ा है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। अगर जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि गोदावरी नदी को आकार एवं विस्तार में बड़ी होने के कारण दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके कुछ और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। गोदावरी नदी घाटी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार हेतु प्रसिद्ध है। पोचमपाद एवं जयकवाड़ी इसी नदी पर निर्मित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। कृष्णा नदी
महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। घाट प्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी आदि नदियां कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो दो नदी का सहायक नदी याद रखना है, गोदावरी और कृष्णा नदी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी के उल्का पिंड के टकराने से हुई है? ऑप्शन ए है लोकटक झील, ऑप्शन बी है बूलर झील, ऑप्शन सी है लोनार झील और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि लोनार झील होगा। अगर जो हम इसके डिस्कशन की बात करते हैं तो लोनार झील, जिसे लोनार क्रेटर के रूप में भी जाना जाता है, यह महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। ज्वालामुखी के क्रेटर में जल भर जाने से निर्मित झील को ही क्रेटर झील कहा जाता है। अफ्रीका के विक्टोरिया झील, दक्षिण अमेरिका के टीटीकाका झील तथा भारत का लोनार झील क्रेटर झील के अंतर्गत ही आते हैं। इम्पोर्टेंट है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, जिसमें काबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। बूलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है। अगर जो पुलिकट झील की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा झील है जो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है, तो वह होगा पुलिकट झील। यह एक लैंगूर झील है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं, 5 मिनट का समय देना है। भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय मानसून, ऑप्शन बी है भूमध्य सागरीय, ऑप्शन सी है भूमध्य रेखीय और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि उष्णकटिबंधीय मानसून है। यानी भारत उपमहाद्वीप सामान्यतः उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा मौसमी होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा जून से सितंबर के दौरान होती है। जून के प्रथम सप्ताह में मानसूनी हवाएं केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों तक पहुंच जाती है। सर्वप्रथम मानसूनी हवाएं केरल के तट से टकराती है, जिसे मानसून प्रस्फोट की संज्ञा दी जाती है। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मानसूनी वर्षा अधिक निर्भर रहती है। भारत के उत्तरी भाग जो कर्क रेखा के उत्तर से शीतोष्ण कटिबंधीय स्थित है, जहां कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग जो उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आता है। भारत का मानसून का संबंध मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु से होने वाले वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन करता है। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसका डिस्कशन आपको अगर जो नहीं पता है तो आप कॉपी में नोट करिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगर जो आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1980 से, ऑप्शन बी है 1995 से, ऑप्शन सी है 1965 से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1980 से। 1970 के दशक के अंत में ओजोन स्तर वैश्विक स्तर पर लगभग 4% के औसत से कम हो गया। अगर जो हम सप्ताप मंडल एक महत्वपूर्ण लक्षण है, यह एक जिसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन एक विशिष्ट तीखी गंध वाली हल्की गैस होती है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। अगर जो हम बात करें कि ओजोन परत में क्षरण CFC की उपस्थिति में सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन की उपस्थिति 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। ओजोन के परत की मोटाई मापने के लिए हम डॉप्सन का
प्रयोग करते हैं। हम आपको बात करते हैं कि ओजोन संरक्षण को संरक्षित करने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं और यह प्रोटोकॉल किस ईस्वी में आया था और यह किस देश से लाया गया था, इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला भारतीय रिजर्व वन निम्नलिखित में से कौन सा? पहला है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा भारत का पहला रिजर्व वन जो है था वह राष्ट्रीय सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान था, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। भारत की वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत सर्वप्रथम आरक्षित वन शब्द का प्रयोग किया गया था। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुरा की सीमा पर स्थित है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान बोरी और पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्यों से क्या है घिरा हुआ है। आरक्षित यानी कि रिजर्व वन सबसे अधिक प्रतिबंधित वन्य होता है। किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि जो कि सरकार की संपत्ति है पर राज्य सरकार द्वारा आरक्षित वन गठित किए जा सकते हैं। आरक्षित वन को भारतीय वन अधिनियम 1927 के धारा 20 के तहत अधिसूचित किया गया है। आरक्षित वन में मवेशियों की चराई या लकड़ी संग्रहण की किसी सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति नहीं होता है। यह इम्पोर्टेंट बनता है कि अगर जो कोई भी राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे मानव को जाना प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है बांका, ऑप्शन बी है कटिहार, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भागलपुर में रेशम उद्योग और सिल्क टेक्सटाइल की संस्था स्थित है। गया, फुलवारीशरीफ, मोकामा, मुंगेर, डुमराव ईटीसी में भी प्रमुख केंद्र यानी कि सूती वस्त्र का केंद्र है। अगर जो भागलपुर, कटिहार, मनोहरपुर, पूर्णिया आदि बिहार के रेशम उद्योग का केंद्र है। बिहार में वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र, सिल्क वस्त्र, खादी, ऊनी वस्त्र सम्मिलित है। होशियारी उद्योग व विकास पटना, उसके बाद भागलपुर, मधुबनी तथा मुंगेर में हुआ है। जूट उत्पादन में बिहार राज्य का स्थान भारत में द्वितीय स्थान प्राप्त है। यानी कि जूट उद्योग में पहला स्थान की बात करें तो पश्चिम बंगाल है, दूसरा बात करें तो बिहार। अब बिहार में कौन सा क्षेत्र जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पूर्णिया वाले क्षेत्र, यानी कि उत्तर और दक्षिण के बीच कॉर्नर पर पाए जाने वाले जो जिला है उस राज्य में क्या होता है? जूट उद्योग होता है, जो पूर्णिया काफ़ी सम्मिलित है। अब देखिए ये वीडियो क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जरूर आएंगे। जय हिंद।